assumption of terms in AP। अच्छा, इस जगह पे ये जो टर्म लिखे हैं यहाँ पे नंबर्स भी हो सकता है, मतलब कि इस टॉपिक को हम एक और नाम दे सकते हैं कि assumption of numbers in AP। तो जो भी नंबर्स होगा या टर्म्स होगा AP में, वो हम लोग किसी एक स्पेसिफिक मैनर में अज्यूम करते हैं। बस वही चीज हम लोग को सीखना है। देखिए, सबसे पहला चीज आप इतना ध्यान रखें, इफ सम ऑफ नंबर्स प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर्स दिया गया है, जैसे क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट है कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is equals to so and so, ठीक है। तो वैसा अगर कुछ भी प्रोवाइडेड है, वैसे केस में आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना है। कौन सा कंडीशन? 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी अज्यूम किया जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी हम लोग अज्यूम करेंगे a माइनस 3d। अगर आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, तो बिल्कुल आंसर दे सकते हैं a प्लस 3d, ठीक है। देखिए, ऐसे अज्यूम किया गया ना कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हर बार सेम मिले। मगर आपको एक चीज ध्यान दिलवाते हैं, जब तक 2 नहीं लिखते तब तक नहीं होता। यहां पे आप डिफरेंस कोई बता पाएगा कितना आ रहा है? कोई भी नहीं? सर माइनस डी, सिंपल डी। हमेशा T2 माइनस T1 करते हैं ना, हाँ, तो T2 माइनस T1 करेंगे D, और यहां का डिफरेंस वो भी D, सर डी, हाँ D। तो कह सकते हैं अगर 3 नंबर्स इन AP है तो कॉमन डिफरेंस D के बराबर होगा। जब भी 3 नंबर्स इन AP है, कॉमन डिफरेंस D के बराबर होगा। अच्छा, 4 नंबर्स इन AP, बोलिए तो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या है? इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस बोलिए। 2D। अरे निकाल लीजिए ना, ऐसे डिफरेंस निकालते हैं सिंपल। a माइनस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस 3d, 2d देगा। अगर आप यहां भी डिफरेंस निकाले 2d, ये भी डिफरेंस देख लीजिए 2d, तो इस बार कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2d, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी 4 नंबर्स इन एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू 2d, ठीक है। अब इस बात को समझिए, नंबर 3 है, यानी कि ऑड नंबर्स टर्म्स अगर है, ऑड नंबर टर्म्स अगर है, कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। अगर कभी भी इवन नंबर टर्म्स लेते हैं आप, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आप अज्यूम करते हैं, कॉमन डिफरेंस 2d होता है। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आगे फर्दर अगर बोला जाएगा 5 नंबर इन एपी, 5 नंबर्स इन एपी, आप अजम्पशन कैसे करेंगे? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। कैसे पता चला? एक स्टार्टिंग नंबर याद रखिए, उसका भी हम आपको है ना पैटर्न अभी बता रहे हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग नंबर केवल याद रखिए बस। उसके बाद क्या है, dd के डिफरेंस पे इंक्रीज करते जाइए, मिल जाएगा, ठीक है। यहां आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो d के बराबर। अगर बोला 6 नंबर, ठीक है, यहां पे अगर ये बोला जाए 6 नंबर्स इन एपी, वैसे इतना बड़ा आता नहीं है, फिर भी पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर्स इन एपी, अगर 6 नंबर एपी में है तो देखिए अजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, बताते हैं। 4 नंबर था ना, 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 4 नंबर था, 3 से स्टार्ट हुआ। 6 नंबर है, कहां से स्टार्ट हुआ? सर 5 से, एकदम ठीक। यानी कि a माइनस 5d, अब उसके बाद 2d इंक्रीज करते चलिए, a माइनस 3d, फिर a माइनस d, और बढ़ाइए उसको 2d यूनिट, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। तो अगर कोई आपसे ये बोले, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपसे ये बोले 16 नंबर्स इन एपी, 16 नंबर्स इन एपी, बोलिए कहां से स्टार्ट कीजिएगा? सर 15 से स्टार्ट। 15, मतलब आप ये कह रहे हैं कि a माइनस 15d, सही है, यहां से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2D के डिफरेंस पे इसको इंक्रीज करते जाएंगे और ये मेरा फर्स्ट टर्म होके लास्ट टर्म हमको क्या मिलेगा, इसी का प्लस मिलेगा, a प्लस 15d, a प्लस 15d। ठीक है, ऐसा होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस सीखने का मीनिंग यही होता है कि हमको कुछ भी दे दे, कितना भी टर्म बोल दे, हम खुद से लिख लेंगे। सीखने का मीनिंग यही होता है। अब ऑड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इवन का तो पता चल गया, एक यूनिट कम से स्टार्ट करेंगे। ऑड का ध्यान दीजिए, अगर 3 नंबर बोला, ठीक है, 3 नंबर बोला, तो अगर आप देखें तो 3/2 कितना होता है, So 1.5. इसका इंटीजर क्या होगा, So 1 होगा. देखिए 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ 5/2 कितना होता है, 2.5, इसका इंटीजर कौन होगा, 2। देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ। समझ रहे हैं क्या सीक्वेंस चलेगा ऑड में। अगर आपसे डिमांड कर दे, मान लीजिए जैसे आपसे ये पूछ दिया कि 19 नंबर्स इन एपी, तो आप हमको बस स्टार्टिंग पॉइंट बता दीजिए क्या होगा। 19 9 9 कहने का मतलब क्या हो गया, a माइनस 9d। और कितने कितने के डिफरेंस पे आगे बढ़ेंगे, कितने के डिफरेंस पे, d यूनिट, ऑड है ना, तो d यूनिट के डिफरेंस पे आगे बढ़ेंगे। मतलब इसके बाद वाला टर्म कौन आएगा, a माइनस 8d आएगा, उसके बाद कौन आएगा, a माइनस 7d आएगा, ये चलता जाएगा और लास्टली हम इसका प्लस लिखेंगे, a प्लस 9d। ऐसे तो जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म अज्यूम करना हो तो जितना टर्म है उसको बाय 2 कीजिए, उसका इंटीजर लीजिए। अगर कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म हो तो जितने नंबर ऑफ टर्म को अज्यूम करने बोला उससे जस्ट एक यूनिट लेस से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट का था। दूसरा चीज, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस हमेशा d होगा, d के डिफरेंस से इंक्रीज करता जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म अज्यूम कर रहे हैं तो वैसे केस में 2d के डिफरेंस पे इंक्रीज करते जाएंगे। लिखने का तरीका यही होता है। नाम है एपी, दो चीज का रिक्वायरमेंट, एक फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट करेंगे वो आपको समझाया गया। ऑड के केस में बाय 2 और उसका इंटीजर, इवन के केस में जिस नंबर को लेना है उससे एक यूनिट लेस से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म समझ गए। दूसरा बात आया, कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म डिफरेंस d होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म डिफरेंस 2d होगा। इसके बेसिस पे आपसे चाहे कितने भी टर्म को अज्यूम करवाना चाहे, आप बिल्कुल उसका सीक्वेंस लिख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा नोट करेंगे आप। और इसके लिए हम थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में लिख दे रहे हैं। किसके लिए, जब मेरे पास ये ऑड होता है तब के लिए। ठीक है, मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, देखिए फंक्शन हम आपको बोले थे ना, बहुत बेसिक चीज होता है। अलजेब्रा में फंक्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए उसी के लिए इन केस ऑफ, बस उसी पार्ट को लिख रहे हैं, इन केस ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यूज a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2d। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको फंक्शन में पढ़ाया गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको दिखाते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए जैसे 3 नंबर था तो आप n की जगह 3 पुट करेंगे, तो a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2d। तो इसी चीज को a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5d लिखेंगे, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1, तो a माइनस d हो जाएगा। अब थोड़ा सोचिए, अगर 5 नंबर है तो n के जगह पे 5 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए इस जगह पे ध्यान से, ठीक है, बस 5 नंबर्स के लिए यहां 5 पुट किए, ये सॉल्व होके कितना देगा, 2.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 कितना होता है, 2। तो आप यहां लिखेंगे a माइनस 2d। अब थोड़ा चेक कीजिए, क्या हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ 5 नंबर्स a माइनस 2d था। ठीक है, क्या हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ 3 नंबर्स a माइनस d था। तो मैथमेटिकली जो टर्म वहां समझाए उसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है,
तो आप इसको भी नोट कर लेंगे एक पॉइंट में। पहले तो ए बी सी डी जैसे दिए हैं वैसे नोट कीजिए, फिर स्टार का 1, स्टार का 2 और 1 स्टार का 3, ऐसे कुछ कंप्लीट कीजिए इसको। देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, इफ सम ऑफ नंबर्स या टर्म्स नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपके क्वेश्चन में इसके बारे में कोई बात ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या होता है, हिंदी सबको ही जानता है, ठीक है। नॉट प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। नाम लिया क्वाड्रिलेटरल और बोला 4 एंगल, ठीक है, बोला 4 एंगल। हम जानते हैं, दिया नहीं है, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या ये प्रोवाइडेड में आएगा या नॉट प्रोवाइडेड में आएगा? ये नॉट प्रोवाइडेड में आएगा। ये हमको नॉलेज है, ये हम पहले पढ़े हैं ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, हमको ये पता है, ठीक है। मगर ये मेरे क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं दिया हुआ है, इस कारण से ये नॉट प्रोवाइडेड में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही सब जगह होता है ना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने का। एकदम क्वेश्चन आएगा उस समय आपको याद भी दिलवाएंगे कि हाँ देखिए ऐसा था वैसा था, मगर अभी जैसे वर्ड लिखे तो आपको मीनिंग बताना जरूरी था, वो समझाए। तो इफ सम ऑफ नंबर्स नॉट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, वैसे केस में देन टेक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी फ्रॉम जनरल एपी, ठीक है। तो जनरल एपी क्या होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसमें से जितने टर्म का रिक्वायरमेंट है आप ले लीजिए। अगर बोला 3 नंबर तो a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर बोला 4 नंबर a प्लस डी, a प्लस 2d, 3d, ठीक है। 5 नंबर a प्लस डी, a प्लस 2d, 3d और 4d, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज चलता जाता है, तो ये तो n तक चलेगा ना। जितने नंबर ऑफ टर्म को बोला गया आप इसमें से अडॉप्ट कर ले। तो ये बहुत छोटा सा चीज होता है, ध्यान रखेंगे कि हाँ इसको कैसे यूज करना है। तो जब सम नहीं प्रोवाइडेड रहेगा आपको ये सीक्वेंस यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में सम दे दिया तो इससे पहले वाला चीज आपको यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसके बेसिस पे, इफ द फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, एक मिनट, बोला 3 नंबर्स are in AP, 3 numbers are in AP such that their sum is 18, and sum of their squares is 158. Find greatest number among them. उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या कीवर्ड है जिसको हमको पहचानना चाहिए। सबसे पहले बोला फाइंड 3 नंबर्स, तो हम अज्यूम करने के लिए तैयार हैं या तो इसमें से, नहीं तो इसके अगले वाले पहले वाले कॉन्सेप्ट से। आगे क्या बोला, सच दैट देयर सम इज 18। बोलिए क्वेश्चन में सम प्रोवाइडेड है कि नहीं है? क्वेश्चन में सम दिया है कि नहीं दिया है? आवाज जा रही है? क्या आवाज सुन पा रहे हैं? दिया हुआ है। हाँ, तो हम सोचे मेरा आवाज ही नहीं जा रहा है क्योंकि कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। बस देखना है, ठीक है, बोलना है हाँ क्या है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में लिखा सम इज 18, सम प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। अब हमको पता चला फर्स्ट और सेकंड में से हम किसको यूज करें, फर्स्ट वाले पार्ट को। कितने नंबर को? 3 नंबर को। मेरा स्टार्टिंग होगा सॉल्यूशन का ऐसे, 3 नंबर्स इन एपी। कौन कौन सा? a माइनस डी, a और a प्लस डी। आपको यही चीज ध्यान रखना था। सम दिया रहे तो कैसे अज्यूम करेंगे और कितना नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। आगे अब कंडीशन के हिसाब से चलिए। पहला कंडीशन ये दिया सम ऑफ देयर स्क्वायर, और एक सम
तो सम अगर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन क्या है, इसका सम a माइनस डी ए प्लस डी, और ये क्वेश्चन में कितना प्रोवाइडेड 18 प्लस डी माइनस डी कैंसिल, 3a का वैल्यू 18, तो a कितना हो जाएगा 6, a का वैल्यू मिल गया। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, नंबर्स के स्क्वायर्स का सम a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये अपने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया 158 पुट कर दीजिए। देखिए आपके पास दो कंडीशन ना, क्योंकि दो अननोन था a और d, एक निकल गया दूसरा निकालना है। आप इसको जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। तरीका क्या कहता है, पहले ओपन कर दें, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad दैट इज इक्वल्स टू 158। अब इसमें से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर ले, बाकी सब चीज को लिखेंगे और a का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। मतलब इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई ज्यादा भारी बात नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना है। तो कितना लिखा जा सकता है, 3a स्क्वायर प्लस d में देखें 2d स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 158। a ऑलरेडी कैलकुलेटेड 6, a का स्क्वायर 36, 3 से मल्टीप्लाई होके 108 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 158, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 158 माइनस 108 50, तो d स्क्वायर 25, तो डायरेक्ट लिखे d जो आएगा मेरा 5 आएगा। अच्छा d मेरा प्लस माइनस 5 भी तो आ सकता है, हम प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं। चलिए वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हम यहाँ थोड़ा अपना आंसर एक बार फिर से करेक्ट कर लें। देखिए यहाँ से d हम लोग को मिला प्लस और माइनस 5, तो सर 2d का मीनिंग क्या होता है, 2d का एक ही मीनिंग है, स्टार्टिंग में ही बताया गया था। प्लस d का मतलब इंक्रीजिंग रहेगा और माइनस d का मतलब डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, और कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक ना। आंसर के लिए मेरा पहला नंबर जो था ना, फर्स्ट नंबर था a माइनस डी, तो हम ये कह सकते हैं कि a ऑलरेडी मिला हुआ है 6 और d मेरे पास है प्लस में 5, तो ये आंसर दिया 1। फर्स्ट नंबर कितना 1। उसके बाद सेकंड नंबर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था, वहां ऊपर अज्यूम्ड है a यानी 6। थर्ड नंबर हम लोग मान के चले थे a प्लस डी को, तो a अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 6 और d है 5, कितना आ गया 11। देखिए 3 नंबर मिला, फर्स्ट नंबर मिला 1, सेकंड नंबर मिला 6 और थर्ड नंबर क्या मिला 11। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये इंक्रीजिंग है 1 6 11? क्यों? क्योंकि हम d का वैल्यू प्लस 5 लिए थे, अगर माइनस 5 लेते तो क्या होता, आपको पहला नंबर मिलता 11, दूसरा नंबर 6 का 6 ही होता और तीसरा नंबर आपको मिलता 1। मतलब कि यहाँ दो सेट बनता, ऐसे 1 6 11 या फिर 11 6 1। क्या नंबर चेंज हो गया? d का साइन चेंज करने से क्या नंबर चेंज हुआ? नहीं, तो हम प्लस यूज कर सकते हैं या माइनस यूज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक डी को यूज करना है और ज्यादा प्रेफर किसको करना है, हमेशा प्लस वाले को। इंक्रीजिंग आंसर देना है, ठीक है, इंक्रीजिंग। देखिए एक क्वेश्चन था, मिनाल क्वेश्चन आ गया ना, मिनाल आवाज सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्शन दिक्कत, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो जरूर पूछिए, नहीं तो आप इसको नोट कीजिए और अभी क्वेश्चन आएगा। देखिए अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको है ना दो तरीके से देखेंगे ताकि आपको पता चले कब क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल are in AP
आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इफ द राइट एंगल हैज एरिया 24, इफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स, देन लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, जो छोटा है उसका हम लोग को लेंथ निकालना है, ठीक है, जो छोटा साइड है सबसे छोटा उसका लेंथ निकालना है। चलिए देखिए आपके पास क्या दिया कहीं पे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है। देखिए तो पूरे क्वेश्चन में ढूंढिए तो कहीं सम दिया है, पूरे क्वेश्चन में कहीं सम दिया है? राइट एंगल दिया है मगर सम नहीं लिखा है, कहीं नहीं बताया कि सम है, कहीं नहीं बोला सम है। तो हम क्या करें, इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। वही चीज हम आपको बोले ना, एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसको दो तरीके से बताएंगे, इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर पे आप अगर किसी को भी अज्यूम करते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d या a माइनस डी, a और a प्लस डी, किसके लिए बोले? 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए दोनों के बेसिस पे सेम आंसर आएगा, या तो सम दिया रहे या नहीं दिया रहे। 3 नंबर अपने आप को थोड़ा एक्सेप्शन में रखता है और उसमें आंसर आएगा। दोनों तरीके से दिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला हम ये मान के चलते हैं, लेट, क्योंकि ट्रायंगल बोला है तो 3 ही होगा, लेट साइड्स आर 3 a माइनस डी, a प्लस डी। सम नहीं लिखा है क्वेश्चन में, फिर भी अज्यूम किए, बस आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ इससे भी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, साइड्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। तो मेरे पास पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन पता है क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा और वो खुद में एक कंडीशन है। कैसे? राइट एंगल के साथ एक चीज जानते हैं कि 3 साइड है, तो हम लिख सकते हैं जो लार्जेस्ट होगा। क्या आपको पता चल रहा है सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में? सबसे बड़ा a प्लस डी, इट इज द लार्जेस्ट साइड। तो राइट एंगल का इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, वो तो कंफर्म है हाइपोटेनस। इन दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, मगर हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है और ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये h की तरह बिहेव करेगा। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। a स्क्वायर डी स्क्वायर 2ad इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad और इसके साथ प्लस a स्क्वायर, ये पार्ट है। अगर आपको कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिखे तो आप कैंसिल कर दें, बाकी टर्म को थोड़ा एक तरफ कलेक्ट कर लिया जाए, कहने का मतलब इसको इधर ला रहे हैं। तो 4ad इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। आप क्या किए, एक a का कैंसिलेशन कर दिए, तो a का वैल्यू कितना मिला? 4d। रख लीजिए इसको, ठीक है, ये रिलेशन है बिटवीन a एंड d। अब आगे क्या करें, तो देखिए ना दूसरा कंडीशन भी तो दिया है, एरिया 24, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है 24। कोई बताएगा एरिया का क्या फॉर्मूला? एकदम ठीक, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस हाइट, तो हाइट के जगह हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट के लिए फिर वो हाइपोटेनस से मिलने लगेगा, इसलिए हम परपेंडिकुलर बस यूज कर रहे हैं। अच्छा, सोच के बताइए, b यानी बेस, बेस के जगह इन तीनों में से कौन पुट होगा? इन तीनों में से कौन पुट होगा? कोई भी नहीं, ठीक है सर a माइनस डी। हाँ, आप ये बोले एकदम ठीक बोले, गलती नहीं है उसमें, मगर जानते हैं इसका सटीक आंसर जो होता है ना एकदम क्लियर, जिसपे कि कोई सवाल नहीं उठा सके, ठीक है, वो आंसर क्या होगा? आपका आंसर गलत नहीं है, मगर आपको क्या बोलना चाहिए, सर a प्लस डी छोड़ दीजिए, उसके अलावे दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस डी छोड़ दीजिए क्योंकि वो हाइपोटेनस है, इज द लॉन्गेस्ट साइड, और उसके बाद इन दोनों में से किसी को भी आप बेस या परपेंडिकुलर के जगह पुट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको यही बात समझाना था। तो अगर आप बेस इसको बोलते a माइनस डी को, अगर, तो अपने आप परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? a हो जाएगा।
अगर आप बेस ए को बोलते हैं तो अपने आप परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। और ये मेरे क्वेश्चन में कितना प्रोवाइडेड 24। देखिए ये है वो इक्वेशन जो आपको आंसर देगा। ए के प्लेस पे 4d पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। 2 इधर आया 48 इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पे 4d, तो 4d माइनस डी, 4d माइनस डी 3d इंटू ए के प्लेस पे 4d, ऐसा। तो अब सोचिए ये 3 4 12 होता है, इससे कैंसिल होगा 4, तो d स्क्वायर अगर 4 तो d का वैल्यू क्या मिला प्लस और माइनस 2, d का वैल्यू हम लोग को मिला प्लस और माइनस 2। आपको पहले भी बताया गया पॉजिटिव d इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव d डिक्रीजिंग होगा। किसको प्रेफर करेंगे हम लोग? पॉजिटिव को प्रेफर करेंगे। तो बाय टेकिंग विथ d इक्वल्स टू 2 और a कोई बताएगा, देखिए देखिए a तब कितना होगा, a कितना 8, ठीक है 8। अब देखिए एक और चीज समझाते हैं, अगर ये आ गया ना एक और चीज समझा सकते हैं। अभी देखिए क्या, अगर हम d-2 लेते हैं, क्योंकि हम तो सीखे हैं प्लस या माइनस कोई भी ले सकते हैं, हम आपको क्या बोले प्रेफर कीजिएगा पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं कोई बोलेगा नहीं सर हम नेगेटिव लेना चाहते हैं, लीजिए, मगर फिर उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। a कितना आएगा -8। क्या a एक साइड है, a एक साइड है या तो परपेंडिकुलर या बेस है, साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? साइड नहीं हो। समझ में आ गया क्या मिस्टेक है? तो जब कभी भी लेंथ का बात हो, साइड्स का बात हो, नेगेटिव से तो हमेशा बच के रहिएगा, नहीं तो वो आंसर गलत करवा देगा। तो मेरे पास प्रेफरेंस है D2, a का वैल्यू 8 मिला। अब इसके बेसिस पे मेरे पास 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट साइड क्या आएगा? फर्स्ट साइड a माइनस डी होगा, a माइनस डी मतलब 6 यूनिट। सेकेंड साइड कितना मिलेगा? a मतलब 8 यूनिट्स। थर्ड साइड हमको क्या मिलेगा? a प्लस डी। कहने का मतलब है if 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स a b c आर इन AP, ये बोला ये AP में है, सच दैट A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 4। तो बोला गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ B, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ B। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या दिया है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बस इतना ही का, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप बस एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें कि इसके एक लाइन का, इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या मीनिंग है, वो आपको समझ में आना चाहिए। पढ़े? अब देखिए थोड़ा हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना कि अभी तक आप जैसा क्वेश्चन बना रहे थे वो बहुत क्लियर था। वो बोल रहा था कि इतना नंबर होगा, वो बोल रहा था कि ये कंडीशन और वो कंडीशन लगाइए, और ध्यान दिए होंगे अभी तक आपको बार बार 2 कंडीशन मिल रहा था, या तो दिया था नहीं तो हम लोग जानते थे, या क्लियर कट दोनों दिया हुआ था। तो वैसा टाइप का क्वेश्चन तो आ गया। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लिए, आप इसमें से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना था अपने मुताबिक आप कर लिए। अब समझने का बारी कि आप सही किए कि गलत और कहां ध्यान देना था। 3 पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, 3 पॉजिटिव रियल नंबर A B C आर इन AP, मतलब A एक AP का पार्ट है, A माइनस D ऐसा, ठीक है। B एक AP का पार्ट है लाइक A, C एक AP का पार्ट है लाइक A प्लस D। पहला चीज आपके दिमाग में ये आना था। फिर से बोल रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उतना ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट समझिए इसमें। क्या आपको ये दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है? हाँ ठीक, चलिए ठीक। तो A B C हम खुद से 3 नंबर मान लिए, 3 नंबर मान लिए। अब इसके बेसिस पे सोचिए, अगर बोला A इंटू बी इंटू सी, मेरे क्वेश्चन में दिया ना A इंटू बी इंटू सी 4, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा A माइनस डी A
और a प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 4, ये कहा जा सकता है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा। d तो मेरा अज्यूम्ड पार्ट है, मगर कैपिटल A के जगह अगर हम चाहें तो B लिख सकते हैं। कैपिटल A की जगह अगर हम चाहें तो B लिख सकते हैं। हम बिल्कुल यही काम कर रहे हैं, क्योंकि दिए गए डेटा में एक अननोन हमको पता है। मेरे पास कितना अननोन? 2। कौन कौन? कैपिटल A और कैपिटल D। क्योंकि कैपिटल A का वैल्यू हमको पता है, ये क्वेश्चन में दिया है तो हमको पता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अकेला एक अननोन रह जाएगा D, ध्यान से। अब हम इस A की जगह पे स्मॉल b पुट करेंगे, माइनस d, इस A की जगह स्मॉल b और इस A की जगह स्मॉल b प्लस कैपिटल D दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो उस समय b इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये पार्ट किसके इक्वल? 4। यहां तक पहुंच गए। अच्छा, कोई बताएगा d का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? कोई भी नहीं पता? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ये देखिए ना, ये बता रहा है। ये एडिशनल पूछ लिए, हमको नहीं जरूरत है, हम एडिशनल पूछ लिए कि अगर ऐसा लिखा है कि 3 पॉजिटिव रियल नंबर तो d मस्ट बी पॉजिटिव, d को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और वो भी a से छोटा होगा, ठीक है। देखिएगा फिर से समझा रहे क्या बोल रहे हैं। a माइनस डी, ठीक है, को हम b माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ट्रू की फॉल्स? कोई नहीं समझा? अरे बोले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। a जो है वो स्मॉल b के बराबर है। हाँ ना में जवाब देते चलिएगा, और कुछ लंबा नहीं पूछेंगे। हाँ ना में क्या कैपिटल A b के बराबर है? यस सर। ठीक। अगर हम कैपिटल A माइनस कैपिटल D लिखे तो इस कैपिटल A की जगह B पुट करके उसको B माइनस D लिख सकते हैं, सही? ठीक, ये लिख सकते हैं। अब मेरे इस पार्ट को देखिए, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि ये जो b माइनस डी होगा ग्रेटर देन 0, सही है। अब इसको देखना आपको, ये सही है? यस सर। क्योंकि पॉजिटिव बोला ना, तो दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो b माइनस डी शुड बी ग्रेटर देन 0। आगे देखिए, आगे देखिए, तो क्या हम b को बोले कि ये d से बड़ा होगा? सही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इतना आया। अब उसके बाद बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऐसा है मेरे पास। देखिएगा, अगर b ग्रेटर देन d है तो b स्क्वायर भी तो ग्रेटर देन d स्क्वायर होगा, b स्क्वायर ग्रेटर देन d स्क्वायर होगा, ये भी ट्रू, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो है, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अब सुनिएगा, लेस देन बी स्क्वायर होगा, सही कि गलत? देखिए पूरा स्टेटमेंट बदल दिए। अरे भाई यहां तक वो अपना चल रहा था, मगर ये थोड़ा अलग है, ये अलग है। एनालाइज कीजिए, हाँ कि ना, सोचिए। आप जब समझेंगे तभी हाँ बोलिएगा, नहीं समझिएगा तो बोल दीजिएगा सर नहीं पता चल पा रहा है, कैसे होगा। हम बिल्कुल बताएंगे। सर नहीं है, नहीं आ रहा है, यही ना? ठीक है, देखिए क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। देखिए, और ये ट्रू है, हम आपको बोल रहे हैं ट्रू है, समझिएगा। d मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक, तो d स्क्वायर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। d स्क्वायर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब क्या बोल रहे हैं, b स्क्वायर में से, b स्क्वायर में से अगर कोई पॉजिटिव नंबर घटाएंगे, b स्क्वायर में से कोई पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो वो हमेशा लेस देन बी स्क्वायर होगा। अब इसको बोलिए, समझे कि नहीं? यस सर। ये सही है। अगर बी स्क्वायर में से कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो वो हमेशा बी स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है। ये एक चीज जो लिखा ना, पॉजिटिव रियल नंबर, ये पूरे क्वेश्चन को बनवा रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। आप इस स्टेटमेंट से अग्री हैं? हम बस उसी चीज को लिख रहे हैं, वो उधर समझा दिए, इधर लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, जैसा आप वहां देखें, ठीक है। दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज लेस देन बी क्यूब हो जाएगा।
इधर भी b से मल्टीप्लाई, इधर भी b से मल्टीप्लाई, इतना। अब देखिए इसका वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दिया है, इसका वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दिया है कि 4 होगा। तो सोचिए अगर इस प्लेस पे 4 पुट कर दे तो हम लिख सकते हैं कि 4 जो होगा लेस देन बी स्क्वायर, सॉरी बी क्यूब। बोलिए 2 लाइन लिखे, एक और 2, इन दोनों में से बोलिए कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप पूछे हमसे। 2 लाइन नहीं समझ में आएगा बहुत क्लियर रहिएगा, बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, वहां पे हमको बता दीजिए, ठीक है। और अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। समझे क्या? ठीक है, चलिए ठीक है। क्या बोला? बी क्यूब इज ग्रेटर देन 4। अब उल्टा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बी क्यूब इज ग्रेटर देन 4। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है। हम इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बताए थे, अगर समझने के लिए कुछ लिखना होगा आप बिल्कुल लिख लेंगे यहाँ से। बी क्यूब इज ग्रेटर देन 4 यानी कि बी क्यूब का वैल्यू 4 से ज्यादा है। बी क्यूब का वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो 4 तो उसका लीस्ट वैल्यू हुआ ना, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर बोला कि 4 से ज्यादा है तो ये तो उसका लीस्ट वैल्यू हुआ, ये उसका मिनिमम वैल्यू हुआ। क्वेश्चन देखिए क्या मांगा था, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी क्यूब या बी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। तो सोचिए अगर यहां से अगर बी क्यूब ग्रेटर देन 4 है तो b इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 1/3 होगा। ये हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू आप आंसर दे सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ b दैट इज 4 टू द पावर 1/3, ठीक है। वो कितना मिलेगा? 4 टू द पावर 1/3। बोले थे ना स्टार्टिंग में आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और देखिए 3 नंबर के बेसिस पे ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है। ये सब आप जानते हैं, ये सब आप यूज किए हैं, ऑलरेडी इक्वेशन में पढ़े हैं, मगर जरूरत पे जब यूज आता है ना तो जाके आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करें हम, ठीक है। खैर जितना चीज था आपको बताया गया। आप हर एक टर्म को इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली हर एक टर्म को अच्छे से नोट कीजिए। किसी भी टर्म में किसी भी नंबर में कुछ भी डाउट है आप पूछिए हमसे इस क्वेश्चन के लिए। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो इसको लिखिए, नहीं तो मत भी लिखिए, ठीक है। वहां के बाद यहाँ आइए, मगर इसके बाद इसको जरूर लिखिएगा, बाद में इसको लिख लीजिएगा। और कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछें, ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है एमपी में, हो गया? ठीक है। कहीं किसी को दिक्कत भी है कुछ समझने में? ठीक, देखिए बीच में एक क्वेश्चन ऐसा इसलिए करा दिया ना ताकि आपको ये पता चले कि हमेशा वैसा ही क्वेश्चन नहीं आता है जैसा कि हम 10 में पढ़े या फिर है ना जो मेरे टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा, और अगर आप कभी ऐसा सोचेंगे कि ये मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये मेरे सिलेबस में नहीं है, तो स्कूल में नहीं आएगा, या कंपटीशन का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, उसमें सब आता है, ठीक है। स्कूल के बारे में भी अगर आप बोलिएगा सर ऐसा क्वेश्चन हम कहीं नहीं पढ़े, स्कूल के टीचर क्या बोलेंगे पता है? एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। एपी का क्वेश्चन है मतलब एपी तुम्हारे सिलेबस में है, तो उसका जो क्वेश्चन बनता है वो सब तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। एक भी क्वेश्चन पे आप सवाल नहीं उठा सकते कि ये क्यों आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है ना एपी, तो पूरा एपी आएगा। तो एपी में जो भी होता है सब आएगा, तो केवल टेक्स्ट बुक बनाने से नहीं होता है। हमेशा बने रहिए, क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, दिमाग खपाइए। देखिए क्या लिखा है आपके लिए, क्वेश्चन है 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP whose sum is 27 and product is 648, product is 648। find numbers, वो नंबर कैलकुलेट करके बताना है हमको क्या होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में सम दिया, तो सम दिया तो आपको पता है कि 3 numbers क्या क्या और क्या अज्यूम करना है, आप अज्यूम कर लें।
यहां से a मिलेगा और जब आप इसको अप्लाई कीजिएगा यहां सॉल्व करके d मिलेगा, a और d मिल गया, आपका आंसर आ गया। ट्राई कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए सब कोई। सर ए 9 है। a 9 आ रहा है, ठीक है, सही है। क्यों? हाँ, क्योंकि सम दिया तो आप a माइनस डी, a और a प्लस डी अज्यूम किए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट तीनों का सम जिसका बनता जा रहा है ना, उसको यहाँ पे है ना टाइम देने का जरूरत नहीं है, आप अपना बनाइए, ठीक ना, आप बनाते चलिए। जिसका अगर कहीं फंसा, बाय द वे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये 27 दिया, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, 3a का वैल्यू 27, तो a कैलकुलेटेड 27/3 मींस 9। ये मेरा एक आंसर a। चलिए दूसरा, आप कैलकुलेट कर लें, हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है। आप जब आंसर देंगे उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। सर 6 9 और 12। आंसर आ गया क्या क्या, 6 9 और 12, 12। यही आया था ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए देखिए, अब जब बन गया है तो ऑन प्रोडक्ट, सेकंड कंडीशन ले लें। सेकंड कंडीशन तो नंबर्स का प्रोडक्ट देखिए कैसे पढ़ा जाता है। 3 नंबर्स आर इन एपी whose sum 27, खत्म, whose product 648, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है हर चीज बार बार पढ़ा जाए, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट यानी a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 648 है, ठीक है। a का वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और 648 के नीचे a बिठा दीजिए, भेज दीजिए। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए 9, तो 81 माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 648/9, तो कितना, 7 टाइम में 63 और 2 टाइम में 18, तो 81 माइनस डी स्क्वायर 72, तो डी स्क्वायर कितना, 81 माइनस 72 मींस 9, तो डी कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 3, डी का वैल्यू प्लस और माइनस 3। अब ऑलरेडी आप 3 नंबर अज्यूम कर लिए हैं, a माइनस डी और a प्लस डी, तो विथ a इक्वल्स टू 9, d इक्वल्स टू 3, फर्स्ट नंबर। आंसर ऐसे ही कीजिएगा, फाइनल आंसर जब सब्जेक्टिव में रहेगा ना, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कि पहला नंबर कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तब जाके मार्क्स मिलता है स्टेप मार्किंग में। फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6, सेकेंड नंबर इज a यानी 9, और थर्ड नंबर a प्लस डी यानी 9 प्लस 3 कितना, 12। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, एंगल्स of quadrilateral are in AP, whose common difference, देखिए क्वेश्चन में दिया whose common difference is 10 degree, find the angles। देखिए इसमें हम एक चीज चाहेंगे, पहले तो ट्राई आपका, हम थोड़ा हिंट दे देंगे आपको, ताकि है ना इसमें अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो हम वो बता सकें। क्योंकि देखिए हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम आपको उसी ऑर्डर में लेके चलेंगे, एकदम करेक्ट। मगर हम क्या चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे हम एक डिस्कशन करें, इसलिए हम आपको अभी बनाने देंगे, आप अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कहां गलती हुआ किसी का और कैसे सही होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा हिंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, मतलब 4 नंबर इन एपी, ठीक है, 4 नंबर्स इन एपी, उससे स्टार्ट करेंगे। उसका कॉमन डिफरेंस दिया है तो डी के प्लेस पे पुट कर सकते हैं, और बोला गया फाइंड द एंगल्स, एंगल क्या होगा। आपको ये भी बता दें, चाहे किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो, कैसे भी बनाइए, अगर उसके एंगल्स का सम आप करते हैं तो वो हमेशा 360 होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज 360 डिग्री। आप इसको यूज कर सकते हैं, और यहां से पता चला कि 4 नंबर लेना है,
यहां से पता चला कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हमको आंसर दे दीजिए आप, एक बार आंसर दे दीजिए। सर 90 डिग्री। एक एंगल या चारों? सर एक एंगल 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री आया, ठीक है, हम उसको मान लेते हैं। चलिए एक 90 डिग्री आया, फिर दूसरा ए का वैल्यू 90 डिग्री है। ए आया 90, जो अज्यूम करते हैं ये वाला, ऐसा वाला। हड़बड़ाना नहीं है ना, हड़बड़ाना नहीं है, आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है, 1 से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। आप हमको पूरा आंसर चारों एंगल दे दीजिए बस, ठीक है, तब बोलिए आंसर, चारों एंगल दे दीजिए। सर बोलिए। सर एक एंगल है 60 डिग्री, 80 100 और 120, 100 और 120। ठीक है, और किसी का आंसर? एक जगह से मिला, थोड़ा वेट कर लेते हैं, आने दीजिए, 2-3 आंसर आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा डिस्कशन में। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको सही बनाना है, ये क्वेश्चन डिस्कशन का पार्ट है। आप जो सॉल्व करें वो डिस्कशन का पार्ट है। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। यही आंसर आएगा तो आप भी बोलेंगे हाँ सर यही आया है, ठीक है, रिस्पॉन्स देना है, हाँ आया है, नहीं आया है, इतना आया है, ऐसा। यस सर यही आया। सेम आंसर यही आया। ठीक है, 3 जगह से हमको आंसर मिला सेम। और किसी का? बॉयज में कोई नहीं? सर लेकिन इसमें डी तो 20 आ जा रहा है। वो मेरे बोलने से पहले आप निकाल लिए, हम तो टाइम ही दे रहे थे अभी, ठीक है, बस वही चीज है ना, हम क्या बोले कि इस क्वेश्चन में डिस्कशन बनता है, और जब तक आप आंसर नहीं लेगा हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप उस बात को ले ही लिए बीच में, तो अब डिस्कशन स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे डी अगर आप देखें किसी भी जगह पे, हर जगह 20, मगर क्वेश्चन क्या बोला, कॉमन डिफरेंस 10 ले लो, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, कॉमन डिफरेंस 10 ले लो, बस यही बात था। आपको याद है अभी थ्योरी जब बता रहे थे तो उस समय एक बात क्या बोले थे कि अगर मेरे क्वेश्चन में सम हमको पता है मगर क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं दिया है तो कभी भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अजम्पशन नहीं करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में अजम्पशन नहीं करते हैं। आप देखिए, ठीक है, कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं, आप जो बनाए कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं, यहाँ पे ये डिस्कशन का पार्ट है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सिंस सम ऑफ नंबर्स नॉट प्रोवाइडेड, सम ऑफ नंबर्स नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, हेंस वैसे केस में अज्यूम 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी कैसे, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे, ठीक है। इसी पे ना बात हुआ था सेकंड वाला कंडीशन, व्हेन सम ऑफ नंबर्स नॉट प्रोवाइडेड, तो हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं, बस वही चीज। अब दूसरा, हमको ये पता कि ये मेरे पास 4 एंगल है, मगर हमको ये तो पता है ना कि उसका सम होता कितना है, तो हम ये लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी सारे एंगल्स का सम दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसके बेसिस पे a कितनी बार 4 टाइम्स तो 4a, d कितनी बार 6d दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपका काम है कि क्वेश्चन तो d प्रोवाइड कर ही दिया, ये तो हो गया था ना पहले से, हटा रहे। देखिए क्वेश्चन आपको d तो प्रोवाइड किया ही कि d जो होगा ना वो 10 डिग्री होगा, विथ d इक्वल्स टू 10 डिग्री लिखा जा सकता है वहां पे उस वाले पार्ट पे 4a प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 360, तो 4a इज इक्वल्स टू 300, तो a का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 75 डिग्री, ठीक है, a का वैल्यू 75 डिग्री with a equals to 75, d equals to 10, 4 angles are, एंगल a जो a के बराबर था 75 डिग्री, एंगल b जो a प्लस d के इक्वल है, a प्लस d दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री,
एंगल सी a प्लस 2d था 95 डिग्री, एंगल डी a प्लस 3d था 105 डिग्री। ठीक है, तो क्या सर उस तरीके से अज्यूम करेंगे तो गलत हो जाएगा, वहां भी आप चाहें तो सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या तरीका होगा, कैसे कर सकते हैं उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, मेरे उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस 2d होता है। इवन नंबर ऑफ टर्म लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस 2d होता है। तो आप अगर 4 नंबर ऐसा अज्यूम किए, ठीक है, तो जब आप इसका सम निकालेंगे तो देखिए ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि d के जगह पे हमको 20 पुट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप इसको यूज ना करें, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही थ्योरी में ये बताया गया था कि जब कभी भी सम नहीं दिया हुआ हो तो आप जो नंबर्स अज्यूम करते हैं ना, ऐसे सीक्वेंस में अज्यूम किया कीजिए, तभी सही होता है। ठीक है, नोट करें, और कुछ भी डाउट दिक्कत तो पूछा जाए। डिवाइड 32 into 4 parts, divide 32 into 4 parts which are in AP में है, such that the product of extremes, वर्ड का मीनिंग, ठीक ना, ये है यहाँ पे, extremes is to the product of means are 7:15, 7:15, बस इतना ही। ठीक है, देखिए क्या बोला, कितना नंबर बोला गया, 4 नंबर एपी में लेना है, 4 नंबर एपी में लेना है। ठीक है, अब उसके साथ में और क्या प्रोवाइड किया, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी नहीं, एपी में 4 नंबर लेके इसका क्या मीनिंग होगा सर? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। एकदम ठीक, ये एंड्स को दिखाता है, एक्सट्रीम लिखा ना, इसका मतलब एंड्स, तो एंड्स में स्टार्टिंग और लास्ट वाला भी आता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बोला, मींस का मतलब इसके बीच में जो 2 होगा, एंड्स के स्टार्टिंग और एंड के बीच में जो 2 होगा उसको मींस बोलेंगे। तो यहां पे जो वर्ड यूज हुआ मींस, इसका मतलब क्या, मिडिल टर्म्स। बस वर्ड को समझना था कि क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कि 4 नंबर्स इन एपी। ठीक है, बोलिए तो कैसे अज्यूम करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल एपी में से? जनरल एपी में से। क्यों सर? सम नहीं दिया हुआ है। सर सम दिया हुआ है। हाँ ठीक है, सम दिया हुआ है। तो सर अगर हम नहीं पहचाने, ठीक है, अगर हम नहीं पहचाने कि सम दिया हुआ है तो हम क्या करें, आपको एक बात बताते हैं, अगर आप जनरल एपी में से लेते हैं कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जनरल एपी में से अगर टर्म्स लेते हैं कभी गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। अगर आप ऐसा सम दिया है या नहीं दिया है कहीं भी लेके चलिएगा कभी गलत नहीं होगा, वो हर बार सही आंसर देगा। मगर स्टैंडर्ड फॉर्म का आप लिमिटेशन देख लिए हैं, कहीं पे ये गलत आंसर भी देता है, कहीं कहीं ये सही भी देता है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या है ना कि पता चल गया कि सम दिया है, मगर उसके बाद भी हम इसमें जनरल टर्म यूज करके, जनरल एपी यूज करके क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं? तो 4 नंबर्स इन एपी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, कोई आपके लिए रोक टोक नहीं है। बोला क्या, 32 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी चारों का सम 32 होगा, ऐड कर दीजिए।
a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d that is equals to 32। यहां से मिला हमको 4a plus 6d that is equals to 32। 2 से कैंसिल कर लें, 2a plus 3d is equals to 16। रख लीजिए, एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है। आगे क्या बोला कि जो प्रोडक्ट एक्सट्रीम और मीन के प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 7/15, ये दूसरा रिलेशन देगा। तो एक्सट्रीम में पहला कौन आया, a, और एक्सट्रीम में लास्ट कौन आएगा, a plus d 3d, a plus 3d एक्सट्रीम हो गया। और मीन्स कौन कौन है, a plus d और इसके साथ a plus 2d, और ये दिया कितना, ये दिया 7/15, 7/15, ठीक है। आपको बस यही काम करना है, यहां से सॉल्व करना है। तो हम इतना बड़ा कैसे सॉल्व करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2a plus 3d 16 आपको पता है ना, आप यहां से निकाल लें कि a कितना होगा या d कितना होगा, दोनों में से जिसको निकालना है निकाल लीजिए, ठीक है। तो d को निकालते हैं, d मेरे पास कितना, 16 minus 2a/3, 16 minus 2a/3 ऐसा, ठीक है। आप यहां पुट किए तो a को a रहने दिए, a plus 3 into d, d का वैल्यू 16 minus 2a/3, नीचे a plus d, तो a के जगह a, d के जगह 16 minus 2a/3, a plus 2d, तो a के प्लेस पे a, 2 into d के प्लेस पे 16 minus 2a/3 ऐसा, और ये वैल्यू है 7/15, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसमें से देखिए आपको हर जगह पे a दिख रहा होगा, काट दे थोड़ा, ठीक है, ऐसे, और यहां तो कुछ कैंसिल नहीं होना है। तो अब थोड़ा इधर साइड में सॉल्व करते हैं, नीचे नहीं होगा, दिखेगा नहीं, फिर इधर साइड में, ठीक है, इतने में। अब अपने पास कुछ रहा नहीं, बस सॉल्व करके हम लोगों को निकालना है, या तो a निकलेगा, नहीं बस a ही निकलेगा, d कहां से निकलेगा, d तो है ही। थोड़ा ऊपर में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर और प्लस 16a माइनस 2a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आइए, देखिए 3a माइनस 2a कितना हो गया, a, तो 16 प्लस a, 3 को रखिए, फिर यहाँ पे 3a माइनस 4a, तो माइनस a, तो क्या लिख सकते हैं, 32 माइनस a, और ऊपर में कौन आएगा, 9 आएगा कि 3 आएगा, ऊपर नहीं पता चला, नंबर्स नंबर्स, अरे 3 into 3 9 ऊपर चला गया, इज इक्वल्स टू 7/15, 7/15। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 9 into 15 कितना होता है, 135, 135 माइनस a स्क्वायर माइनस 135a स्क्वायर, 135 into 16 देख लीजिए कितना हो रहा है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 16 32 7, 16 into 32 into 7, और 16 माइनस प्लस 32, तो 16a into 7 प्लस 16a into 7, फिर ये माइनस a स्क्वायर 7, तो माइनस 7a स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करें, सबको राइट शिफ्ट कर दीजिए, तो 135 में से 7 चला गया, 128a स्क्वायर। क्या आप इसको सॉल्व किए, कोई भी नहीं, कर लिया जाए। 16 5 टाइम में 80, 16 3 टाइम में 48 और 8 56, 56, 16 और 5 21, इसका प्रोडक्ट मिला, ये उधर गया था, ध्यान रखिएगा नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में कितना, 16 7 टाइम में कितना देता है, 102, 102। तो देखिए क्या आया, नेगेटिव में आंसर आएगा 8, यहां से 5, इस प्लेस से ये था 21, तो 2058 a। अब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो अकेला ये है ना, 16 into 7 into 32, देख लीजिए क्या आ रहा है, अलजेब्रा है ना, तो मल्टीप्लाई वगैरह तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना, 16 into 7 102, और इसका मल्टीप्लिकेशन 32 से, 32 2 टाइम में 64 और 32 3264, तो प्लस में
3264 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बड़ा सा एक क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व किया जाए कि क्या हो सकता है। हमको ये लगता है 128 से शायद कटेगा सब। चलिए देखिए इसको थोड़ा छोटा कीजिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नोट कीजिए इसको और छोटा करके बताइए क्या आ रहा है। नंबर है, सॉल्व करना है और क्या। सर हाँ बोलिए। सब 67 से 102 लिया है। तो सब्ट्रैक्शन किया आप तो 67 से 102 लिया है। हाँ। देखिए आप हाँ हाँ सर 112 होगा। हाँ मेरा मिस्टेक, सही सही सही। ये 112 आएगा ना, 112 आएगा, ये मिस्टेक है। तो 112 मतलब इसमें से जो सब्ट्रैक्ट किए थे, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर ले आप, ठीक। 16 5 जा 80, 16 3 जा 48, 56, 16 और 5 21, 112 जाएगा एकदम सही, 112 जाएगा। ये वाला मिस्टेक है थोड़ा सा। तो यहाँ से 8, इस प्लेस पे 5, तो 4, इस प्लेस पे 2 0, तो 2 0 5 8 नहीं 4 8 होगा, 4 8, ठीक है 4 8। हाँ हमको लगता है ना ये 16 टाइम में जाएगा। 16 8 जा 28, 128, 16 टू टाइम में 32, तो 44, 4, 16 और 4 20, बोले ना। 128 से ये कितने टाइम में जा रहा है 16, a स्क्वायर माइनस 16a। इसको देखिए एक बार अब क्या हो सकता है, डिवाइड कर लीजिए। 3264 डिवाइडेड बाई 128, टू टाइम में 16, ये कितना 24, 25, तो ये हो गया 0 4 और यहाँ से 12, तो 7 और ये कैंसिल, 704, 704 कितने टाइम में जा सकता है 5 ना, ये कट ही नहीं रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला नहीं हो रहा। ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा, लाना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए कॉपी पे आसानी से सॉल्व कीजिए। चोट लग जाएगा ठीक से। उसमें भी तो मिस्टेक होगा, ये वाला भी मिस्टेक होगा। थर्टी टू 64 64 सब कैलकुलेशन हम ही कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। 32 3584 ठीक है, आप लोग केवल बस बैठ गए, कितना धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं जबकि कॉपी है सामने में। 3584 और 3584 को हम एक बार 128 से ट्राई करें। 3584 128 अभी कितना 2 टाइम्स में गया था, ये सब तो कुछ नहीं है, 2 टाइम्स में, तो ये आया था 256, यहाँ से 2, इस प्लेस से 0, यहाँ 1 4, लगभग कितने टाइम में जा सकता है 9 9 8। सर a इक्वल टू 2 और 14 आया। अरे पहले की नंबर वो आएगा तब 28। हाँ ठीक है, अब ठीक जा रहे हैं, वही ना चीज है। अब यहाँ से देखिए 14 और 2 में स्प्लिट करेगा, 14 और 2 में, तो a इक्वल्स टू 2 और 14 हो गया। बस यही काम करना था। एक्चुअली में नंबर है ना, तो नंबर बिना सॉल्व किए तो आप ला ही नहीं सकते। a का वैल्यू 2 और 14 आ गया, जैसे a का वैल्यू आया d निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है ना मेरे पास रिलेशन, अगर a, देखिए इसका 2 पेयर बनेगा, ठीक है, 2 पेयर बनेगा। अगर a का वैल्यू हम 2 लेके चलते हैं तो d का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे a पुट कीजिए 2, उधर गया तो क्या बन गया वो 16 माइनस 4 12, 12 बाई 4। अगर a का वैल्यू आप 14 लेते हैं तो d का वैल्यू 14 2 टाइम में 80 28, 28 इधर गया माइनस 12 माइनस 4। देखिए ये पेयर बनेगा a और d का।
नंबर है ना, नंबर रहे तो आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी नंबर है आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए और डी का 2 पेयर मिला, अब उसके बेसिस पे आपके पास 4 नंबर है, आप डिफाइन कर ले उसको क्या होगा। देखिए एक मिस्टेक केवल किसके कारण हुआ था, ये जो 16 7 टाइम में 102 लिख दिए उसके कारण यहां भी मिस्टेक हो गया था, यहां भी मिस्टेक हो गया था, इसी कारण से, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन ऐसा। तो अब आपके पास सवाल ये रहा कि आप इसको जनरल फॉर्म से बनाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म से। मेरा प्रेफरेंस है स्टैंडर्ड फॉर्म। रीजन बताते हैं, रीजन देखिए यहां पे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर देगा, यहां पे भी स्क्वायर देगा। समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं। ऑलरेडी आप इतना 4 लाइन तो नोट कर ही लिए होंगे, सबका हुआ है यहां तक? ठीक है, हम आपको बस दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप अगर उस तरीके से सॉल्व करते तो क्या होता। एक तो ये तरीका दिखा दिए आपको, और एक दूसरा तरीका जो मेरे पास है कि 4 नंबर में एक होता a-3d और a+3d, ये हो गया एक्सट्रीम्स, और मिडल वाला a-d और a+d। देख रहे हैं कितना सिमेट्रिकल है, बस यही बेनिफिट होता वहां पे। और ये रेशियो किसके बराबर, 7/15, तो न्यूमरेटर आता a² - 9d² और डिनोमिनेटर आता a² - d², और वो 7/15। देखिए कितनी आसानी से बनता, 15a² - 15 9 टाइम में 135d² इक्वल्स टू 7a² - 7d²। यहां से आप इधर शिफ्ट कर लें तो 8a² इज इक्वल्स टू इसमें से 128d²। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है, थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर लोग भी आ गया है, बोलो ना बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए 8a² 128d² हुआ था। अब यहाँ से आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा और उसको पुट कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये बेनिफिट है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। कंप्लीट कर ले।